नमस्कार छात्रों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम रामू घाटोले, लाल बहादुर विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय बमनी, तहसील उमरेठ, जिला नागपुर। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी और हिंदी में दूसरी इकाई में शब्द संपदा पाठ चौथा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस तासिका के पहले हमने दो लघु कथाएँ जिसमें बिरबल और अकबर बादशाह के बहुत सारे किस्से कहानी के सुने हैं, जिसमें बिरबल की बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण करने की उसकी क्षमता को दिखाया गया है। पहली कहानी में हमने हरा घोड़ा, जिसमें राजा अकबर इच्छा व्यक्त करता है बिरबल के सामने और कहता है कि बिरबल, हमें हरे घोड़े पर सवारी करना पसंद है, इसलिए हमारे लिए हरे घोड़े का इंतजाम किया जाए। इस बात को बड़ी बखूबी से राजा भी जानता था और बिरबल भी जानता था कि दुनिया में हरा घोड़ा होता नहीं है। फिर भी अकबर बादशाह उसे 8 दिन का मौका देता है और 8 दिन के अंदर हमें हरे घोड़े पर सवारी करना है, इसलिए प्रबंध किया जाए। बिरबल कहता है कि ठीक महाराज, आपके आदेश का पालन किया जाएगा और आपके लिए हरे घोड़े का इंतजाम किया जाएगा। 8 दिन की तकलीफ के बाद हरे घोड़े का इंतजाम होता है और 8वें दिन अकबर बादशाह बिरबल को कहते हैं कि बिरबल, हमारे लिए हरे घोड़े का इंतजाम हो गया है। तो बिरबल कहता है कि जी महाराज, आपके लिए हरे घोड़े का इंतजाम हो गया है, लेकिन घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं कि हरा घोड़ा लेने स्वयं राजा आए, और दूसरी शर्त यह थी कि घोड़ा लेने के लिए आने के लिए वो सप्ताह के 7 दिन को छोड़कर कोई भी दिन आ सकते हैं। इस मौकापरस्त शब्दों को सुनकर राजा सुन्न हो गया और यहाँ पर हमें बिरबल के चतुराई का ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरी कहानी में हमें देखते हैं कि सेठ जी का चित्र। बिरबल और अकबर बादशाह के शासन में एक बड़ा कंजूस सेठ जी रहता था। वो चित्रकार को अपना चित्र बनाने के लिए कहता है। चित्रकार उसका चित्र बनाता है, लेकिन सेठ जी कंजूसी के कारण चित्र बनाने के चित्रकार को पैसे देने में हिचकिचा करता था, पैसे नहीं देता था, यह कहकर कि चित्र अच्छा बना नहीं है, फिर से दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार बड़ा सेठ जी से परेशान हो गया था और वो अपनी बात अपनी घरवाली को बताया कि सेठ जी मेरे चित्र के पैसे देने से इनकार कर रहे हैं। इसलिए चित्रकार की पत्नी कहती है कि न्याय के लिए फरियाद करो और शासन के राजा के दरबार में जाओ। तो उसी प्रकार चित्रकार राजा के दरबार में जाते हैं और न्याय की भीख मांगते हैं। राजा अकबर दोनों को बुलाता है और कहता है कि सेठ जी, चित्रकार के पैसे देने से आप क्यों इनकार कर रहे हैं? तो सेठ जी कहते हैं कि चित्रकार ने जो चित्र बनाए हैं वो मेरे चित्र नहीं हैं। इस बात को बिरबल बड़ी बखूबी से जानता था कि सेठ जी अपना चेहरा बदलने में निपुण हैं, इसलिए चित्रकार को न्याय मिलना बहुत ज़रूरी था। इसलिए बिरबल ने एक तरकीब सोची और चित्रकार को कहा कि चित्रकार, तुम नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें दरबार में बुलाया जाए, उस दिन तुम आते समय
अपने साथ एक बड़ा सा आईना लेकर आना। दिन निश्चित हो जाता है, दोनों को बुलाया जाता है। चित्रकार अपने साथ एक बड़ा सा आईना लाता है और आईने के सामने बिरबल सेठ जी को कहता है कि सेठ जी यहाँ खड़े हो जाओ। तो सेठ जी कहता है कि ये तो आईना है और आईने में मेरी तस्वीर दिख रही है। इससे पता चलता है कि सेठ जी आपको ये मानना पड़ेगा कि चित्रकार के पैसे देने ही हो गए। इसलिए कंजूस सेठ जी इस बात से वाकिफ हो जाते और चित्रकार के पैसे लौटा देते हैं। इस तरह से बिरबल बादशाह के दरबार में नवरत्नों में से एक रत्न बिरबल, जो अपनी होशियारी के लिए, बुद्धि के लिए बड़े जाने जाते हैं। आज हम पाठ चौथा और चौथे पाठ में शब्द संपदा, जिसका लेखन डॉक्टर सूर्य नारायण रनसुबे इन्होंने किया है, जिनका जन्म 7 अगस्त 1942 गुलबर्गा, और इनकी 65 रचनाएँ हैं, जिसमें अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कवि साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय हैं। इस पाठ में परिचय करते हुए डॉक्टर रनसुबे जी मराठी भाषी, हिंदी लेखक, प्राध्यापक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इसकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। स्वयं अध्ययन में हम देखते हैं कि वाणी कैसी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से वाणी मीठी होनी चाहिए, सुसंस्कृत होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, प्रिय होनी चाहिए। तो इस पाठ के तरफ हम बढ़ते हैं। आदिम अवस्था से लेकर यानी पूर्वजों से लेकर आधुनिक मनुष्य तक के विकास यात्रा का रहस्य बोलो तो राज किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क यानी बुद्धि इस पूरी प्रगति के और संस्कृति का मूल कारण है। यह उत्तर अपूर्ण है, लेकिन यह पूरापूर उत्तर हो नहीं सकता है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई, और वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की है। केवल बुद्धि के कारण नहीं, तो उसने एक भाषा का खोज किया है, तलाश की है। भाषा की सभी प्रगति की जड़ यही है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ है, और वो विकास के कारण किसके कारण हुआ है? भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। अगर भाषा का अर्थपूर्ण सार्थक अगर बनाया नहीं होता और क्रमबद्ध नहीं बनाया होता, तो हमारा विकास नहीं हुआ होता। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। शब्द ऐसे होते हैं कि इंसान को इंसान से जोड़ते हैं, ज्ञान से जोड़ते हैं कि वो कितना ज्ञानी है। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं। इतना ही नहीं, तो शब्द हमें मनुष्य से जोड़ते हैं। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते भी है, यानी दूरियां दूर करते हैं। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह हैं। विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अक्षर क्या है? ध्वनि चिन्ह है, निर्जीव हैं। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव का उसमें क्या है, उसमें आने वाले गुण, ये सब दिखाते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं, उतने ही शब्दों के स्वभाव के भी नमूने हैं। यानी जिस प्रकार हम बोलते हैं कि मनुष्य के स्वभाव के बहुत सारे विभिन्न गुण हैं, उसी प्रकार शब्दों के भी स्वभाव के विभिन्न नमूने या गुण हैं।
जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को परेशान या तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्द के उच्चारण के कारण सामने वाला व्यक्ति हमसे दूर हो सकता है, व्यतीत हो सकता है, हताश हो सकता है। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कलेजों को लग जाते हैं। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही शब्द भी बड़े प्रिय होते हैं। उनके बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा भी होती है। जैसे एक आधे इंसान को अगर हमें प्यारा लगता है तो बार बार हम उसे मिलने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार शब्द भी होते हैं जिनको बार बार गुनगुनाने की हमारी इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। जिस तरीके से हम कहते हैं कि एक आधा इंसान बड़ा अगर हमें भा जाए तो बहुत ही सज्जन है, सात्विक है, सभ्य है और सुसंस्कृत है, यानी बोलने चलने में अच्छा है। उसी प्रकार शब्द भी होते हैं, सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं, यानी कृतिहीन बना देते हैं। कुछ मत करो, जो भाग्य में है वही तो मिलेगा और वो मिलकर रहेगा। ऐसे शब्द जो होते हैं और उसी प्रकार हम उच्चारते भी हैं। इस तरह बुद्धि के साथ साथ हमें शब्दों का भी ज्ञान होता है। कुछ कुछ शब्द हमें कृतिहीन बना देते हैं, निष्क्रिय बना देते हैं। उसी प्रकार एक देही के साथ बोलते समय इंसान भी अपना आपा खोकर दूरियां बना लेता है। उसी प्रकार के स्वभाव गुण शब्दों में भी होते हैं। नहीं नहीं, हमें तो नहीं मिलेगा, यानी कि कहते समय हम कहते हैं कि जो भाग्य में है वही तो मिलेगा, इससे ज़्यादा क्या मिलने वाला है। तो न्यूटन कहता है कि किसी भी काम की सफलता के पीछे 90% परिश्रम होना, 5% बुद्धि का इस्तेमाल और 5% सहयोग की जरूरत होती है। यानी कि न्यूटन जी भी कहते हैं कि कर्म से ही इंसान की पहचान होती है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व यानी पूरा करने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते हैं रहते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन के व्यवहार से निकाल देना चाहिए। यानी कि हम कार्य करते समय या शब्द लिखते समय ये अगर ख्याल आ गया कि हमें ये निष्क्रिय बनाएंगे, तो निश्चित रूप से उन लोगों को मतलब उन शब्दों को निकाल कर फेंकना चाहिए और अपने वर्क के ऊपर या शब्दों के ऊपर या बुद्धि के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में बन जाते हैं। कुछ भाषाओं के ऐसे शब्द होते हैं जो अन्य भाषा में से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में बन जाते हैं, यानी कि समा जाते हैं। जैसे आपके मित्र ने से कुछ ऐसे हैं जो सब में घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो औरों से मित्रता नहीं कर पाते। मतलब कि किसी किसी का स्वभाव ऐसे होता है कि जो एक दूसरे से घुल मिल जाता है, लेकिन अगर मेरा स्वभाव अच्छा नहीं हो तो सामने वाले को अच्छा लगे ये तो कह नहीं सकते हैं, इसलिए वो दूरियां बनाते हैं। शब्दों का भी ऐसा ही मेल है, स्वभाव होता है कि खास करके अंग्रेजी भाषा के कई शब्द ऐसे होते जो जिस प्रदेश में जाए वहाँ के बनकर रह जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बस, रेल, कार
रेडियो स्टेशन आदि, ये ऐसे शब्द है कौन से भी प्रादेशिक राज्य में चले जाओ आप तो वहाँ के बनकर रह जाते हैं। लेकिन तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार यानी द्रविड़ परिवार में ही सीमित रहते हैं। वे किसी भाषा में या किसी राज्य में अगर गए तो उस शब्दों को पहचानने में हमसे गलती हो सकती है, हम उसे पहचान नहीं पा सकते हैं। वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते हैं। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार हैं, परंतु सब नहीं। यानी कुछ कुछ हिंदी के भी ऐसे शब्द हैं जो सभी प्रादेशिक राज्य में जाकर वो घुल मिल जाते हैं, लेकिन पूरे शब्द ऐसे नहीं हैं जो मिलनसार है। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। ऐसे भी कुछ शब्द हैं जिनका अस्तित्व कौन से भी राज्य में चले जाए लेकिन वो अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, पहचान बनाए रखते हैं। अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप ही खत्म हो जाता है। ऐसे कुछ कुछ शब्द होते हैं कि जो अपना स्वतंत्र रूप भी भूल जाते हैं और उन्हीं के बनकर रह जाते हैं। हिंदी के कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मेल खाते हैं, यानी कि मिल जाते हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बन के रह जाते हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत, इसमें अगर एक आधा शब्द पकड़ लिया हमने, जैसे उदाहरण के तौर पे वर्षगांठ, तो हमने इसे वर्षगांठ को क्या कहा है, हिंदी का ही शब्द कहा है। लेकिन वो गांठ बोलो तो ये संस्कृत शब्द है और वर्ष बोलो तो हिंदी शब्द है। मांग पत्र, जैसे मांग पत्र बोलो तो पत्र ये संस्कृत शब्द है। इसी प्रकार पारसी के थानेदार, हिंदी, अरबी और पारसी में जो शब्द आया है थानेदार, किताबघर, अंग्रेजी, तो थानेदार ये और किताबघर ये तीनों भाषाओं को मिलाकर बनाया गया शब्द है। अंग्रेजी और संस्कृति से रेल यात्री, अंग्रेजी में रेल बोलते हैं और संस्कृत में यात्री बोलते हैं। रेडियो तरंग, जैसे अंग्रेजी में हम उसे रेडियो कहते हैं और संस्कृत में तरंग कहते हैं। अरबी पारसी भाषाओं को मिलकर, अंग्रेजी से ये तीन भाषाओं को मिलकर बीमा पॉलिसी ये शब्द तैयार होता है। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं, यानी कि अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। अपनी जो मातृभाषा होती है, उन लैंग्वेज जो होती है। कुछ शब्द बड़े बिंदास्त होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए कुछ ना कुछ अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, जगह बना ही लेते हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर आने और अन्य भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा क्या होती है, समृद्ध होती है, विकसित होती है। खास करके वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते हैं, कि उनको हटाने की कोशिश नहीं करते, यानी प्रतिशब्द नहीं होते हैं। ऐसे हजारों शब्द हैं अंग्रेजी के, पुर्तगाली, अरबी, पारसी से जो इन भाषाओं से आए हैं उन्हें आने दीजिए। जैसे ब्रश, उदाहरण के तौर पर रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन, इन शब्दों को हम बदल नहीं सकते हैं। और ये शब्द जो आए हैं ये अंग्रेजी से, पुर्तगाली भाषा से, अरबी भाषा से और पारसी भाषा से आए हैं। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द हैं, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू। ये शब्द हमारी मातृभाषा के हैं और इन शब्दों को छोड़कर हम अगर अपने माई और अम्मा और बाबा को मम्मी डैडी कहना अगर चालू कर दे तो हमारी मातृभाषा का अपमान हो जाएगा, हमारी सुंदर शब्दों
का अपमान हो जाएगा। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समाज और संस्कारों को दर्शाते हैं। कि इसका मतलब यह हुआ कि हमारे मुख से जो भी शब्द निकलते हैं, हमारी चरित्र यानी कि हमारी बुद्धिमत्ता कैसी है, हमारी बुद्धि कैसी है, सोच कैसी है, हमारा चरित्र कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है और हमें घर से कैसे संस्कार मिलते हैं, ये दर्शाने का काम करते हैं। इसीलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए, सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना चाहिए। बहुत सारा बोले तो भी वो भी सामने वाले सोच वाले व्यक्ति उसके बारे में अच्छा नहीं सोच सकते हैं। इसलिए कम से कम बोले और अर्थपूर्ण बोले। लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य होती है। यानी कि लिखना भी एक कला है और यह कला हमें अवगत कब होगी, जब हम किताबों का वाचन करेंगे, परिश्रम करेंगे, लिखेंगे, तभी ये साध्य हो सकता है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में भी दरार आ सकती है, हमारी दोस्ती टूट सकती है। इसलिए जो भी बोलना है या भी जो भी लिखना है, यह किसी के दिल को ठेस न पहुँचे, इस तरीके से हमारा व्यवहार होना चाहिए। अब किस तरह, किसके सामने, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यह भी हमें अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों से ही मिलता है और सीखा जा सकता है। इस तरह हमारा अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कार, ये सब हमें बड़े व्यक्ति के साथ रहकर, अपना अनुभव बांटकर और किताबों का वाचन कर कर और हमारे घर से जो संस्कार मिलते हैं, इससे सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थपूर्ण शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। यानी कि हमारी लेखन शैली कैसी है, इस पर भी हमारे स्वभाव का ठप्पा लग जाता है और उस शैली के हिसाब से ही हमें श्रेणी प्राप्त होती है, गुण प्राप्त होता है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है, यानी कि शब्द संग्रह होता है। और शब्द संग्रह को बढ़ाने के लिए हमें साहित्य की ज़रूरत होती है, वाचन की ज़रूरत होती है। जितनी हमारा साहित्य रहेगा या वाचन शैली रहेंगी, उससे हमारे शब्द बढ़ेंगे। विभिन्न अर्थों की जानने के लिए, विभिन्न शब्दों के अर्थ जानने के लिए हमें शब्दकोश की भी ज़रूरत होती है। और शब्दकोश से हमें बहुत सारे शब्द प्राप्त होते हैं। शब्दकोश में से हर दिन हम लोगों ने अगर एक पन्ना भी एकाग्र दृष्टि से पढ़ा, तो निश्चित रूप से हमारे शब्दों में बढ़ावा मिलेगा और शब्द संग्रह बढ़ेंगे। तो तब तक तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है, इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। और पढ़ना शुरू करो, तभी हमारी शब्द संपदा बढ़ेगी और उसके मालिक हो जाओगे। इस तरह हमने शब्द संपदा इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त की है, शब्दों के महत्व को जाना है। आपसे गुजारिश रहेंगी कि इस पाठ को पढ़ते समय किताब की सहायता से पढ़ना ना भूलें। धन्यवाद।